हेलो फ्रेंड्स। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम स्टार्टअप्स प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि SVEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2016 में एक उप योजना के स्वरूप में की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को प्रसार करना और ग्रामीण उद्यमों को तैयार करना है। इस कार्यान्वयन का केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसका कार्यान्वयन MSME सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले हमको ये देखना है कि सही है या सही नहीं है, गलत है, कौन सा कथन गलत नहीं है ये देखना है। तो इससे आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी मतलब नहीं होगी और आपको आंसर देने में थोड़ी सरलता महसूस होगी। तो विकल्प देखिए, केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन और केवल एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है केवल तीन। तो देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। स्टार्टअप विलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि स्टार्टअप के लिए जो प्रोग्राम डेवलपमेंट किया जाता है उसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में एक उप योजना के रूप में लागू किया गया था। यानी कि ये नोडल एजेंसी नहीं है, इसकी नोडल एजेंसी कोई और है और ये उसका एक पार्ट है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकलना, उद्यम स्थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक उनको सहायता उपलब्ध कराना है। इसलिए कथन 2 सही है। इस उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता, व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण, स्थानीय समुदाय में कैडर बनाते समय स्वरोजगार अवसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है। SVEP ग्रामीण स्टार्टअप्स के 3 प्रमुख समस्याओं यानी कि जो ये समस्या है वित्त, इंक्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को निवारण करता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यहाँ पे देख लेना चाहिए कि कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने के लिए अब तक कुल 5 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, यानी कि पहले भी स्टार्ट हो चुका है ये व्यापार सुधार कार्य योजना। अब व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के संदर्भ में आंध्र प्रदेश पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष पर कायम है। अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं तो क्या आपको ज्यादा आसानी होगी। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल एक और 3, केवल 1, 2 और 3। अगर आपको इसमें से एक भी पता होगा, मानो कि इसमें सेकंड नंबर का आपको पता होगा, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए इसका सही आंसर है 1 और 3, यानी कि व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 से शुरू किया गया था, यानी कि 2015 है। ये दूसरा विकल्प गलत है, ये और ये तीसरा विकल्प सही है। व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के संदर्भ में आंध्र प्रदेश पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष पर कायम है। ये आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश मतलब साउथ के जो स्टेट्स हैं काफी डेवलपमेंट स्टेट्स है। तो आप क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो वेस्टर्न साइड के जो हमारे स्टेट्स है 9 राज्य है, तो जो 5 राज्य है वो डेवलप क्यों है वेस्ट साइड पर। बता सकते हैं कि ये साइड मतलब जो ब्रिटिश शासन था तब व्यापार यहाँ से होता था, मतलब जो सी रूट से होता था, तो वहाँ पर बंदरगाह का निर्माण काफी साल से हुआ। एजुकेशन लेवल भी अपर है
सो इस वजह से आंध्र प्रदेश पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष पर कायम रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी या उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ भी ऐसे स्टेट्स रख देता तो फिर एक बार तो सोचना पड़ता है कि क्या ये आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। ये इसका विश्लेषण देखते हैं। व्यापार सुधार कार्यक्रम के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, यानी कि विकल्प सही है। व्यापार सुधार कार्य योजना, ये आप लिखते भी जाइएगा थोड़ा बहुत। हाल ही में व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग चौथे संस्करण की घोषणा की गई है। अब तक राज्यों की इसी आधार पर रैंकिंग सूची वर्ष 2015, 16, 17, 18 में जारी की गई थी, यानी कि वार्षिक रैंकिंग दी जाती है 15, 16, 17, 18। कथन 2 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ देखा गया है कि अब तक कुल 5 संस्करण जारी किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 ही जारी किए गए हैं, तो इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अब BRAP के तहत कारोबारी सुगमता सूचकांक के संदर्भ में आंध्र प्रदेश पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष पर कायम रहा है, ये इसकी कथन सही है। जबकि व्यापार सुधार कार्य योजना 2018-19 में उत्तर प्रदेश ने पिछली बार 12वां स्थान की तुलना में इस बार दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश ने 12वां स्थान से दूसरे स्थान पर हासिल किया है। ये स्टेट पीसीएस वाले ध्यान से यूपी और बिहार पीसीएस के ये पूछा जा सकता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलीज एक द्वीपीय देश है, बेलीज के बारे में पूछा गया है, तो आप अपने नोट्स में बेलीज और उसके बारे में फिर ये जो है उसका पूरा लिख सकते हैं, तो काफी हेल्प होगी, इंटरव्यू में भी आपको काम आ सकता है। बेलीज एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। बेलीज बैरियर रीफ कोरल रीफ एक श्रृंखला है जो मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम का एक भाग है। बेलीज बैरियर रीफ, ये तो पता चल गया कि ये एक बैरियर रीफ है। 1996 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये इसका आंसर देखते हैं। आज का आंसर है 2 और 3, यानी पहला कथन गलत है। बेलीज बैरियर रीफ के कोरल रीफ एक श्रृंखला है जो मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम का एक भाग है। और तीसरा भी कथन साथ में सही है। बेलीज बैरियर रीफ को वर्ष 1996 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। बेलीज एक कैरेबियन देश है। देखिए कैरेबियन देश है, यहाँ क्या बोला गया, बेलीज एक द्वीपीय देश है, तो इससे भी पता चलता है कि कथन एक गलत है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। बेलीज सीमा, ये आपके इंटरनेशनल IR का क्वेश्चन बन सकता है। ये उत्तर पूर्व पश्चिम में मेक्सिको से और पूर्व कैरेबियन सी से और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला से लगता है। ये रहा उसका पूरा बायोडाटा। बेलीज बैरियर रीफ कोरल रीफ की एक श्रृंखला है। बेलीज बैरियर रीफ है जो कोरल रीफ है उसका एक पार्ट है जो बेलीज तट पर फैली हुई है। बेलीज बैरियर रीफ 900 किलोमीटर लंबे मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम का एक भाग है जो ग्रेट मायन रीफ या ग्रेट माया रीफ के नाम से भी जाना जाता है। एक समुद्री क्षेत्र है जो युकाटन प्रायद्वीप में इस्ला कॉन्टोय से बेलीज, ग्वाटेमाला एवं होंडुरास के खाड़ी द्वीप समूह तक 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए कथन 2 सही है। आगे देखते हैं बेलीज रीफ को 1996 में, तो ये कथन सही है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की साइट पर घोषित किया गया है। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफी
पूछा जा सकता है। स्टैटिक क्वेश्चन है तो काफी चांस रहते हैं, क्योंकि 2019 के एग्जाम में इकोनॉमी में स्टैटिक्स के थोड़े मतलब देखते हैं तो 17, 18, 19 में स्टैटिक्स का काफी पार्ट रहा है। तो पहला इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बताया गया है। शिक्षा, कृषि और नवीनीकरण ऊर्जा को पीएसएल यानी कि पब्लिक सेक्टर लेंडिंग की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण 35% पीएसएल को निर्धारित करना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है केवल 2, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। देखते हैं व्याख्या। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश का बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जो मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण जो सेक्टर होता है प्रायोरिटी, यानी कि कृषि क्षेत्र ले लीजिए, ऐसे उदाहरण है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी कि जो बैंक जो लोन देती है की सूची में 8 क्षेत्र यानी कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमन के एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य ये सब है ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के उदाहरण को शामिल किया गया है। कथा एक सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 40%, देखिए वो ऊपर क्या था, 35% पीएसएल था, यहाँ पर 40% निर्धारित करना अनिवार्य होता है। यानी कि बैंक को उस सेक्टर में जो लोन देना होता है उसमें 40% तो पब्लिक सेक्टर लेंडिंग को ही देना पड़ता, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ही ऋण देना पड़ता है। ये निश्चित है, क्योंकि अभी कृषि की हालत या प्रायोरिटी सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तभी रोजगार को उत्पादन हो पाएगा, दो को काम और रोजगार मिल पाएगा। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। देखिए ऐसे वर्ड होते हैं ना, अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। FCRA के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को प्राप्त लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होता है। किसी भी एनजीओ को FCRA के तहत बिना पंजीकरण 20,000 रुपए तक का विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, फिर एक केवल 1 और 3, और फिर एक 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 1 और 3 सही नहीं है, दूसरा ही सही है। FCRA के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने हेतु यानी बाहर से, विदेश से जो अंशदान मतलब पैसा है, कोई भी मतलब अंश प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को प्राप्त लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होता है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गैर सरकारी संस्थाओं का विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय में पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत FCRA के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने तो गैर सरकारी संस्थाओं का प्राप्त करने 5 वर्षों के लिए वैध होता है, इसलिए कथन 2 सही है। अब तीसरा कथन गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। ये संशोधन अधिनियम विदेशी योगदान संशोधन 2012 के अनुसार किसी भी एनजीओ को FCRA के तहत बिना पंजीकरण 25,000 रुपए तक का विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
25,000 रुपए तक का विदेशी अंश अनुदान प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ क्या देखा वो था 20,000 रुपए तक का, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ी ध्यान बहुत रखनी चाहिए, इसे भी आप पकड़ सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य आपराधिक आंकड़ों को एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 2, यानी कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये नहीं आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। जानिए किसके, राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष आत्महत्या मामलों के आकस्मिक मौतों की संख्या 2018 की तुलना में देश भर में वृद्धि हुई है। यानी कि सुसाइड केस है उसकी जो सुसाइड केस है वो 2018 में वृद्धि देखी गई है। यानी 2017 से कंपेयर करें तो 2018 में बड़ी। एनसीआरबी एक सरकारी एजेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर जो रिपोर्ट देती है गवर्नमेंट उसको देती है और गवर्नमेंट के द्वारा पारित होती है, जिसका कार्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष व स्थानीय कानूनों के अनुसार आपराधिक आंकड़ों को एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के नहीं। टास्क फोर्स 1985 और राष्ट्रीय आयोग एनपीसी 1977 की सिफारिशों के आधार वर्ष पर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जरूरी है, 1986 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी ताकि आपराधिक मामलों में जांच और सहायता की जा सके। आइए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है, उसमें कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। यह पहली बार जब भारत इस सूचकांक में पहली बार सिर्फ 50 देशों के समूह में शामिल हुआ है। यानी कि भारत का पहली बार स्थान 50 देशों के समूह 50 देशों में, यानी कि 1 से लेकर 50 तक इसका भारत को स्थान मिला है, वो भी पहली बार। तो पहली बार है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी पहली बार वाला पर बहुत फोकस करती है। तो दूसरा देखते हैं। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 1 और 2, दोनों कथन सही है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को भारत को 48वां स्थान पहली बार प्राप्त हुआ है। पहली बार जब भारत इस सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में स्थानित किया है और इसको ये सूचकांक WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत वैश्विक के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर इकोनॉमी बेस। आइए आगे देखते हैं। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कौन सा 1, 2, 3 पर है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका तथा ब्रिटेन और नीदरलैंड इस सूचकांक में चौथे और 5वें स्थान पर है। यानी कि हमको 1, 2 और 3 याद रखने की जरूरत है। 121 देशों में इस सूचकांक को यमन अंतिम स्थान पर है, यानी कि यमन को लास्ट स्थान पर देखा गया। यानी कि 131 देशों में से बोला जा सकता है भारत को 48 रैंक प्राप्त है, वो भी पहली बार। किस किस को 1, 2, 3 मिला है? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, उसको 1, 2, 3 पर रखा गया है। ये आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन,
विशेष आदेश के बगैर शिकार, चराई जैसी सभी गतिविधियां संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिबंधित होती है। विशेष आदेश के बगैर शिकार, चराई जैसी सभी गतिविधियां संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिबंधित होती है। जंगल के किनारे रहने वाले समुदाय को आरक्षित वनों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों का अधिकार दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास आरे की 600 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा सकता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो महाराष्ट्र उसका सही आंसर होगा। उसमें क्या किया गया है कि 600 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित किया गया है। आरक्षित वनों में विशेष आदेश के बगैर शिकार तथा चराई जैसी सभी गतिविधियां प्रबंधित होती है। आरक्षित वन किसको मतलब वहां पर शिकार, चारा, मतलब जो गाय बकरियां, भेड़ बकरियां वो भी प्रतिबंधित होती है। उसको आरक्षित वन मतलब बोला जा सकता है। संरक्षित क्षेत्र में जंगल के किनारे रहने वाले समुदाय को शिकार और चराई जैसी गतिविधियों का अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि वे वनोत्पादन अथवा वन्य संसाधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए कथन एक और दो सही नहीं है, डी सही है, बरोबर है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरक्षित वन घोषित किए जाते हैं। देखिए और क्वेश्चन निकल गया कि भाई आरक्षित वन घोषित करना है तो किसके अंडर आता है, तो बोलना जाता है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य वनों को एक निश्चित स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना है। पहली बार आरक्षित वन शब्द का प्रयोग ब्रिटिश भारत में कुछ जंगलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत किया गया था। ये क्वेश्चन 7वां देखते हैं। केशवानंद भारती आज के समाचारों में चल रहा है क्योंकि केशवानंद भारती का निधन हो गया है। ये केशवानंद भारती थे जो केरल राज्य के जो मठ के पीठाधिपति थे। देखते हैं, यह केस संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके अनुसार संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, नहीं एक नहीं दो। तो इसका आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और दो दोनों सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में केरल निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपद गवरू का इडनीर मठ का नाम क्या था, इडनीर मठ में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उल्लेखनीय है कि इसकी याचिका पर 1973 में सबसे बड़ी बेंच का गठन हुआ था। दोस्तों याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के द्वारा सांसद के पास संविधान को पूरी तरह बदलने की असीमित शक्तियों पर अदालत ने रोक लगाई गई थी। मूलभूत ढांचे का अधिकार वहां से निकल कर आया है। मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना की अनुगुआई वाली 13 न्यायाधीशों की पीठ में 7-6 की बहुमत से यह फैसला दिया गया था। यानी कि 7 जज एग्री थे और 6 जज डिसएग्री थे। मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन समझ सकते हैं। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान के आधारभूत ढांचा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार है तो किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह पर विचार कीजिए। तो ये पहले सबसे जानना चाहिए मुद्रा बंदरगाह कहाँ पर है। तो ये गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और यह कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कथन ए सही है, कथन 2, कथन 1 और 2 और नहीं 1 नहीं 2। तो इसका आंसर है दोनों कथन सही है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। चीनी कंपनी के साथ मुद्रा बंदरगाह टर्मिनल संबंधी सौदे का संबंध होने कारण यह जांच के दायरे में आ गया है और इसी कारण चर्चा में है। मुद्रा पोर्ट कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर मुद्रा तालुका में स्थित है। यद्यपि किसी समय यह बंदरगाह अपने नमक और मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता था। तो किसके लिए? नमक और मसाले के व्यापार के लिए जाना जाता, परंतु अब यह टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। तो यह भी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है। तो मुद्रा पोर्ट याद रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी विद आरजे। थैंक यू।